हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम सेकेंड ईयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 8 से यूनिट है हमारा, यूनिट है 3.4। ठीक है, पेपर 8 का 3.4 करेंगे, सर्विसेज एंड एजुकेशनल प्लेसमेंट ऑप्शंस। ठीक है, इसमें ये हमारी जो 3.4 हमारी जो यूनिट है मल्टीपल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है सारी। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें मल्टीपल रिलेटेड डिसेबिलिटी से, यानी कि बहुविकलांगता से संबंधित सभी सेवाओं, सर्विसेज एवं प्रबंधन की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, उन बच्चों को ध्यान में रखकर हम सेवाएं और शैक्षिक प्लेसमेंट का विकल्प किस तरीके से चयन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं बहुविकलांगता वाले बच्चों को जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम किन किन रूप में उन्हें सेवाओं के विकल्प बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रशिक्षण का हो, शिक्षण का हो या सेवाओं का हो। ठीक है, तो टॉपिक आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में कि विशेष आवश्यकता या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सेवा और शैक्षिक प्लेसमेंट के विकल्प को बनाइए या विकल्पों को समझाइए, या कहेंगे विकल्प की जगह योजनाओं को बनाइए। सेवाएं और शैक्षिक प्लेसमेंट यानी कि बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सेवाएं और शैक्षिक प्लेसमेंट के विकल्प या योजना को समझाएं। ठीक है, तो किस प्रकार से आप उनके शैक्षिक सेवाओं की योजनाओं को बनाएंगे, किस तरीका से उनको आप कैसे योजना तैयार करेंगे, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम आज आपको बताने वाले हैं। और ये पॉइंट्स मतलब ये टॉपिक आपका 5 नंबर पूछे जाने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आवश्यकता आधारित शैक्षिक सहायक सेवा की योजना बनाना, वो कह रहे हैं आवश्यकता आधारित, यानी कि बच्चों की या छात्रों की आवश्यकता जो है उसके आधारित हम क्या करेंगे, शैक्षिक सहायक सेवा योजना बनाएंगे। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में, स्तर को ध्यान में रखकर, उनके क्षमता को ध्यान में रखकर और उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, आवश्यकता आधारित शैक्षिक सहायक सेवा की योजना तैयार करेंगे। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला कह रहे हैं शैक्षिक प्लेसमेंट। शैक्षिक प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, सभी जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर बात की जाए मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो इनके लिए इंक्लूजन पॉसिबल नहीं हो पाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका जो स्तर और क्षमता रहती है वो बहुत ही ज्यादा धीमी होती है, या हम कह सकते हैं निम्न स्तर की होती है। इनकी जो आप अगर फिजिकल एबिलिटी की बात करें, मेंटल एबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पिछड़े होते हैं अपने आप में। तो दोस्तों हम ये इसलिए कह सकते हैं कि बहुविकलांगता वाले बच्चों को हम क्या करेंगे, एक विशेष विद्यालय में, विशेष वातावरण में रखकर शैक्षिक प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो कह रहे हैं शैक्षिक प्लेसमेंट में जहां तक संभव हो विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को आवश्यक सहायता सेवाओं के साथ नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि जहां तक संभव हो सके विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को आवश्यक सहायता सेवाओं के साथ नियमित स्कूलों में रख सकते हैं, नॉर्मल स्कूलों में रखा जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, उनके लिए जो आवश्यकताएं प्रदान की जाएंगी वो विशेष रूप को, यानी कि हम कह सकते हैं उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। सहायता उपकरण और सहायक उपकरण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों को सामाजिक न्याय मंत्रालय के साथ अभिसरण के माध्यम से यथासंभव और उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय अभिसरण के साथ जितने भी उन्हें योजनाएं प्राप्त हो रही हैं, योजनाएं दी जा रही हैं, लाभ मिल रहा है, और सहायक उपकरण या कह रहे हैं सहायक उपकरण दिए जाने चाहिए सभी प्रकार के, जिससे क्या हो, वे बहुत सारे वस्तुओं में अनुकूलन कर किसी भी कार्य को सीख सकें। ठीक है, और अपने आप में अपने जीवन को आत्मनिर्भर रूप से बनाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नियमित स्कूलों में जब उन्हें रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको इस तरीके का माहौल प्रदान करना चाहिए शिक्षकों को, ताकि एक विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति जो है एक सामान्य माहौल में, यानी कि एक विशेष वातावरण वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि बहुविकलांगता वाला बच्चा भी वहां पर
अच्छे से रह सके और प्रशिक्षण ले सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा सहायता सेवाएं। सहायता सेवाएं में क्या आ जाएगा, भौतिक पहुंच और क्लस्टर स्तर पर संसाधन कक्ष, विशेष उपकरण, पठन सामग्री, विशेष शैक्षिक तकनीक, उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्यचर्या अनुकूलन जैसी सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। अब सहायता सेवा में अगर देखा जाए तो हम किस प्रकार की सहायता कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए जो योजना बना रहे हैं हम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, तो भौतिक पहुंच क्लस्टर का मतलब हो गया दोस्तों उनके लिए फिजिकली रूप से हम कह सकते हैं भौतिक, यहाँ पर आर्थिक सेवा भी आ जाएगी भौतिक में, ठीक है ना। आर्थिक रूप से उनके लिए हम कुछ दे सकते हैं, भौतिक में हम उनके रहन सहन का अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है ना, खान पान की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, पहनने के लिए अच्छा दे सकते हैं, बहुत सारी मेडिकल ऐसी चीजें होंगी, उनकी मेडिकल नीड्स होंगी, उनके लिए हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं संसाधन कक्ष, विशेष उपकरण, यानी कि कक्षा में अगर हम बच्चे की आवश्यकता अनुसार, अगर बहुविकलांगता वाले बच्चे की बात आती है, लो विजन, तो हम ऐसे उनको ऐसा प्रिंट का माहौल देंगे कक्षा में ताकि उन्हें समस्या ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अडेप्टिव क्लास होगी, अडेप्टिव क्लास का मतलब वो उनका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा वो भी सारा अडेप्टिव होगा, बुक्स अडेप्टिव होगी, उनकी व्हीलचेयर अडेप्टिव होगी ताकि उनको आने जाने में समस्या ना हो, ठीक है। क्लासरूम उनका एक ऐसा स्मार्ट क्लास बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कैमरे प्रोवाइड होंगे ताकि दूसरा व्यक्ति भी उस पर मॉनिटरिंग कर सके, ठीक है। पठन सामग्री, यानी कि हम कह सकते हैं जो उनका पठन सामग्री पढ़ने से संबंधित टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा बच्चे के अनुसार होगा। विशेष शैक्षिक तकनीक, यानी कि स्पेशल एजुकेशन की जो टेक्निक होंगी उन टेक्निकों को भी मॉडिफाई किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि रिमेडियल सेशन, जिन बच्चों के अंदर गैप आ रहे हैं सीखने में, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल क्लास दी जाए ताकि रिमेडियल सेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करें, उस चीज को सीख सकें, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके एक सामान्य क्लास के बाद, ठीक है। पाठ्यचर्या अनुकूलन, यानी कि वो अपने करिकुलम में क्या करेंगे, अपने करिकुलम में अडेप्टेशन करेंगे और इस तरीके से करिकुलम उनका मॉडिफाई करेंगे ताकि नॉर्मल करिकुलम से ही स्पेशल बच्चे पढ़ सके, ठीक है, प्रदान की जा सकती है। यानी कि पाठ्यचर्या अनुकूलन जैसी सहायता सेवा प्रदान की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि अपना नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका शिक्षक प्रशिक्षण। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं शिक्षक प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्नताएं देखते हैं, ठीक है। उन सभी को हैंडल करने के लिए हमें भी कुछ टेक्निक का यूज करना चाहिए और अपने टेक्निक्स जो है बदलते रहना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी कक्षा प्रबंधन पर नियमित शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए गहन शिक्षण प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। इसमें वे क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, पाठ्यचर्या अनुकूलन करेंगे, पाठ्य सामग्री का चयन करेंगे, बच्चों की योग्यता अनुसार अपनी तकनीकों का उपयोग करेंगे, ठीक है, पाठ्य योजना बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, शिक्षण प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संसाधन सहायता। अब रिसोर्सेस हेल्प इज मतलब संसाधन सहायता में क्या आ जाएगा आपका, विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संसाधन सहायता दी जा सकती है। कैसे, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष कौशल सिखाने के लिए विशेष रूप से विशेष प्रशिक्षित संसाधन शिक्षकों को नियुक्ति किया जाना चाहिए। यानी कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, जिस विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या जिस केंद्र में, या हम कह सकते हैं जिस केंद्र में शिक्षण वातावरण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, वहां पर हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा विशेष शिक्षकों को नियुक्त करके उनकी सहायता हेतु उन्हें नियुक्त किया जा सकता है और उनके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण से संबंधित संसाधन प्रदान कर सकते हैं हम उनको, एक वातावरण प्रशिक्षण के लिए प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस उनको दे सकते हैं ताकि वो कोई ना किसी भी कार्य को ट्रेन कर पाए उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर प्रशिक्षण पुनर्वास, ठीक है। कई विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑर्थोपेडिक प्रबंधन रणनीतियों में दो प्राथमिक फोकस हैं, एक गतिशील और एक स्तर, ठीक है। यानी कि मोटर का मतलब होता है दोस्तों गामक, ध्यान रखना यहाँ पर गामक सभी जानते होंगे, और गामक किससे संबंधित है, चलने फिरने उठने बैठने चढ़ने से संबंधित है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कई विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑर्थोपेडिक प्रबंधन रणनीति जो है दो प्राथमिक रणनीति, जिसमें गतिशील और स्तर उन्होंने कहा है कि जिसमें गामक विकलांग व्यक्तियों को देखा, जो गामक रूप से विकलांग है उनको ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं ये दोनों लक्ष्य, जिसमें से कुछ
पहलू एक दूसरे के विरोध में हो सकते हैं। कार्यात्मक और ऑर्थोपेडिक रोकथाम के उपायों के नींव है जो माध्यमिक हानि, विकृति और मोटर क्षमता प्रगति सीमा से बचने का इरादा कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको रिहैब कर सकते हैं, पुनर्वास दे सकते हैं उनको, ठीक है ना। गामक प्रशिक्षण देने के बाद, या हम कह सकते हैं उनको ऑर्थोपेडिक यानी कि फिजिकल, हम उनको क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे, ठीक है। उनकी विकृति को कम करेंगे, उनको जो कॉन्ट्रैक्चर आ गया उनको कम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐसी जगह रिहैब कर सकते हैं जहां पर वे किसी कार्य को कर सकें। क्योंकि केवल गामक की बात हो रही है तो उनको ना तो सोचने समझने में दिक्कत होगी, ना देखने में दिक्कत होगी, ना सुनने में दिक्कत होगी, केवल गामक रूप से दिक्कत होगी, तो हम उनका क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गतिशीलता, मोबिलिटी। विभिन्न मोटर प्रशिक्षण विधियों को एक काइनेस्थेटिक और एक साइकोमोटर थेरेपिस्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो बच्चों में मोटर विकास के स्तर या विश्राम की स्थिति पर बच्चे के दैनिक जीवन के हर पल का उपयोग गतिशीलता को बढ़ावा देने और कोचिंग के माध्यम से अपनी मोटर रणनीतियों को खोजने में मदद करने के अवसर के रूप में करते हैं। इसमें किस प्रकार की सेवा प्रदान कर सकते हैं गतिशीलता में, यानी कि हम कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से ग्रसित हैं, तो उनको क्या करेंगे, वो काइनेस्थेटिक थेरेपिस्ट देने के बाद भी उनको क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी देने के साथ साथ साइकोथेरेपी भी उनको दी जाएगी। और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों में मोटर संबंधित समस्याएं आ रही, गामक संबंधित समस्याएं आ रही है, उनको दूर किया जा सकता है। अगर गामक संबंधित समस्याएं की बात आ गई या शारीरिक रूप से दिव्यांगता की बात आ गई, उनको खाने में परेशानी होगी, पानी पीने में परेशानी, निगलने में परेशानी, वस्तु उठाने में परेशानी, वस्तु तक पहुंचने में परेशानी, चलने में परेशानी, उठने में, चढ़ने में, बहुत सारी ऐसे हैं जो उनकी शारीरिक गतिविधियों उनको प्रभावित करती है ना। तो कहीं ना कहीं उनको उन गतिविधियों में सुधार करके वो क्या करेंगे, भौतिक चिकित्सा प्रदान करेंगे और उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। पोजिशनिंग एंड ब्रेसिंग, पोजिशनिंग एंड ब्रेसिंग के दो उद्देश्य हैं, ठीक है। कौन कौन से, बाहरी उत्तेजनाओं का उपयोग करने और उसके पर्यावरण को समझने में कम से कम उनकी मदद करने के लिए व्यक्ति को स्थिति में लाना, ठीक है। और दूसरा है संयुक्त विकृति को रोकने के लिए, यानी कि पोजिशनिंग और ब्रेसिंग की जो दो लक्ष्य हैं उनका बस ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्तर और उसकी क्षमता के अनुसार क्या करेंगे, संयुक्त विकृति को रोकने के लिए, यानी कि जो संयुक्त विकृति है, ज्वाइंट्स जो हैं उसके, उनको रोकने से, ज्वाइंट्स कॉन्ट्रैक्चर जो हो गए हैं उनको रोकेगी। खत्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन उनको रोक सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, अपनी थेरेपी द्वारा। और कह रहे हैं बाहरी उत्तेजनाओं का उपयोग करने के और उसके पर्यावरण को समझने में कम से कम उनकी मदद करने के लिए व्यक्ति को स्थिति में लाना, यानी कि उनके वातावरण के अनुसार वो क्या करेंगे, चिकित्सा के माध्यम से कम उनको इस तरीके की जो समस्याओं की स्थिति उनके सामने आ रही है उस स्थिति को कम करेंगे और उनके वातावरण को समझ के उनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ हमारे पॉइंट्स रहेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आवश्यकता आधारित शैक्षिक सेवाओं को बनाएंगे, ठीक है। वहां पर आपका जो क्वेश्चन आएगा, विकल्प शब्द नहीं मिलेगा आपको, प्लेसमेंट ऑप्शंस नहीं मिलेगा। जो आपका 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा वो बस इतना पूछेगा आपसे, सेवाओं और शैक्षिक प्लेसमेंट योजनाओं को समझाइए, बस, ठीक है। या कहेगा बहुविकलांगता वाले बच्चों को, या बहुविकलांगता वाले बच्चों को, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यकता आधारित शैक्षिक सहायता सेवा योजना समझाइए, ये योजना को बनाइए। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। इन सभी पॉइंट्सों को आपने क्या करना है, डिटेल में करना है, डिटेल में समझाना होगा, जो कि 150 शब्दों में आपने इसका आंसर देना है। और बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।